नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास के दूसरे खंड का छठा भाग। सलोनी काकी ने अपने घर की जगह पाठशाले के लिए दे दी है। लड़के बहुत आने लगे हैं। उस पर छोटी सी कोठरी में जगह नहीं। सलोनी से किसी ने जगह मांगी नहीं, कोई दबाव भी नहीं डाला गया। बस एक दिन अमर और चौधरी बैठे बातें कर रहे थे कि नई शाला कहाँ बनाई जाए। गांव में तो बैलों के बांधने तक की जगह नहीं। सलोनी उनकी बातें सुनती रही, फिर एकाएक बोल उठी, मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? 20 हाथ पीछे खाली एक जगह पड़ी है। क्या इतनी जमीन में तुम्हारा काम न चलेगा? दोनों आदमी चकित होकर सलोनी का मुंह ताकने लगे। अमन ने पूछा, और तू रहेगी कहाँ काकी? सलोनी ने कहा, ओह, मुझे घर द्वार लेकर क्या करना है बेटा? तुम्हारी कोठरी में आकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। गुदड़ ने मन में हिसाब लगाकर कहा, जगह तो बहुत निकल जाएगी। अमर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं काकी का घर नहीं लेना चाहता। महंत जी से मिलकर गांव के बाहर पाठशाला बनवाऊंगा। काकी ने दुखित स्वर में कहा, क्या मेरी जगह में कोई छूत लगी है भैया? गुदड़ ने फैसला कर दिया, काकी का घर मदरसे के लिए ले लिया जाए। उसी में एक कोठरी अमर के लिए भी बना दी जाए। काकी अमर की झोपड़ी में रहेंगी, एक किनारे गाय बैल बांध लेगी, एक किनारे पड़ी रहेगी। आज सलोनी जितना खुश है उतना शायद कभी न हुई। वही बुढ़िया है जिसके द्वार पर कोई बैल बांध देता तो लड़ने को तैयार हो जाती, जो बच्चों को अपने द्वार पर गोलियां न खेलने देती। आज अपने पुरखों का घर देकर अपना जीवन सफल समझ रही है। यह कुछ असंगत सी बात है, पर दान कृपण ही दे सकता है। हाँ, दान का हेतु ऐसा होना चाहिए जो उसकी नजर में उसके मर संचे हुए धन के योग्य हो। चटपट काम शुरू हो जाता है। घरों से लकड़ियां निकल आई, रस्सियां निकल आई, मजदूर निकल आए, पैसे निकल आए। न किसी से कहना पड़ा न सुनना। वह उनकी अपनी शाला थी। उन्हीं के लड़के लड़कियां तो वहां पढ़ते थे, और इस 6-7 महीने में ही उन पर शिक्षा का कुछ असर भी दिखाई देने लगा था। अब वह साफ रहते हैं, झूठ कम बोलते हैं, झूठे बहाने कम करते हैं, गालियां कम बकते हैं, और घर से कोई चीज चुरा कर नहीं ले जाते। न उतनी जिद ही करते। घर का जो कुछ काम होता है उसे शौक से करते हैं। ऐसी साला की कौन मदद न करेगा। उनकी शीतल प्रभात सुनहरे वस्त्र पहने पहाड़ पर खेल रही थी। अमर कई लड़कों के साथ गंगा स्नान करके लौटा, पर आज अभी तक कोई आदमी काम करने नहीं आया। यह बात क्या है? और दिन तो उसके स्नान करके लौटने से पहले ही कारीगर आ जाते थे। आज इतनी देर हो गई और किसी का पता नहीं। सहसा मुन्नी सिर पर कलसा रखे आकर खड़ी हो गई। वह शीतल सुनहरा प्रभात उसके गेहुए मुखड़े पर मचल रहा था। अमर ने मुस्कुरा कर कहा, यह देखो, सूरज देवता तुम्हें घूर रहे हैं। मुन्नी ने कलसा उतार कर हाथ में ले लिया और बोली, और तुम बैठे देख रहे हो। फिर एक क्षण के बाद उसने कहा, तुम तो जैसे आजकल गांव में रहते ही नहीं हो। मदरसा क्या बनने लगा, तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए। मैं डरती हूँ कहीं तुम सनक न जाओ। मैं तो दिन भर यहीं पड़ा रहता हूँ, तुम अलबत्ता जाने कहाँ रहती हो। आज यह सब आदमी कहाँ चले गए, एक भी नहीं आया। गांव में ही है कौन? कहीं चले गए सब। वाह, तुम्हें खबर ही नहीं? पहर रात सिरोमनपुर के ठाकुर की गाय मर गई, सब लोग वहीं गए हैं। आज घर घर शिकार बनेगा। अमर ने घृणा सूचक भाव से कहा, मरी गाय? अरे यहाँ भी तो खाते हैं यह लोग। क्या जाने, मैंने कभी नहीं देखा। तुम तो, मुन्नी ने घृणा से मुंह बनाकर कहा, मैं तो उधर ताकती भी नहीं। समझाती नहीं इन लोगों को? ओ, समझाने से माने जाते हैं, और मेरे समझाने से? अमरकांत ने वंशगत वैष्णव वृत्ति इस घृणित पिशाच कर्म से जैसे मतलाने लगी। उसे सचमुच मतली हो आई। उसने छूत छात और भेदभाव को मन से निकाल डाला था, पर अखाद्य से वही पुरानी घृणा बनी हुई थी, और वह 10-11 महीने से इन्हीं मुर्दाखोरों के घर भोजन कर रहा है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा मुन्नी, मैं तुम्हारा भोजन अलग पका दूंगी। नहीं मुन्नी, जिस घर में वह चीज पकेगी उस घर से मुझे न खाया जाएगा। सहसा शोर सुनकर अमर ने आंखें उठाई तो देखा कि 15-20 आदमी बांस की बल्लियों पर उस मृतक गाय को लादे चले आ रहे हैं। सामने कई लड़के उछलते कूदते तालियां बजाते चले आते हैं। कितना विभत्स दृश्य था। अमर वहां खड़ा न रह सका, गंगा तट की ओर भागा। मुन्नी ने कहा, तो भाग जाने से क्या होगा? अगर बुरा लगता है तो जाकर समझाओ। मेरी बात कौन सुनेगा मुन्नी? तुम्हारी बात न सुनेंगे तो और किसकी बात सुनेंगे लाला? और जो किसी ने न माना, और जो मान गए, आओ कुछ कुछ बदलो।
अच्छा क्या बकती हो, मान जाए तो मुझे एक अच्छी साड़ी ला देना, और ना माना तो तुम मुझे क्या दोगी? एक कौड़ी। इतनी देर में वह लोग और समीप आ गए। चौधरी सेनापति की भांति आगे आगे लपके चले जाते थे। मुन्नी ने आगे बढ़कर कहा, ला तो रहे हो लेकिन लाला भागे जा रहे हैं। गूदड़ ने कुतूहल से पूछा, क्यों, क्या हुआ? यही गाय की बात है, कहते हैं मैं तुम लोग के हाथ का पानी न पीऊंगा। प्रयाग ने अकड़ कर कहा, बकने दो, न पियेंगे हमारे हाथ का पानी तो हम छोटे न हो जाएंगे। काशी बोला, आज बहुत दिन के बाद शिकार मिला है, उसमें भी यह बाधा। गूदड़ ने समझौते के भाव से कहा, आखिर कहते क्या हैं? मुन्नी झुझलाकर बोली, अब उन्हीं से जाकर पूछो, जो चीज और किसी ऊंची जात वाले नहीं खाते उसे हम क्यों खाएं? इसी से तो लोग हमें नीच समझते हैं। प्रयाग ने आवेश में आकर कहा, तो हम कौन किसी बावन ठाकुर के घर की बेटी ब्याहने जाते हैं? बामनों की तरह किसी के द्वार पर भीख मांगते तो नहीं, यह तो अपना अपना रिवाज है। ने डांट बताई, यह कोई अच्छी बात है कि सब लोग हमें नीच समझें जीभ के स्वाद के लिए? गाय वहीं रख दी गई। दो तीन आदमी गड़ासी लेने दौड़े। अमर खड़ा देखता रहा कि मुन्नी मना कर रही है, पर कोई उसकी सुन नहीं रहा। उसने उधर से मुंह फेर लिया, जैसे उसे कै हो जाएगी। मुंह फेर लेने पर भी वह दृश्य उसकी आंखों से में फिरने लगा। इस सत्य को वह कैसे भूल जाए कि उससे 50 कदम पर मुर्दा गाय की बोटियां की जा रही हैं। वह उठकर गंगा की ओर भागा। गूदड़ ने उसे गंगा की ओर जाते देखकर चिंतित भाव से कहा, वह तो सचमुच गंगा की ओर भागे जा रहे हैं। बड़ा सनकी आदमी है, कहीं डूब डाब न जाए। प्रयाग बोला, तुम अपना काम करो, कोई नहीं डूबेगा, किसी को जान इतनी भारी नहीं होती। उन्हीं ने उसकी ओर कुप दृष्टि डाली। जान उन्हें प्यारी होती है जो नीच और नीच बने रहना चाहते हैं, जिनमें लाज है, जो किसी के सामने सिर नहीं नीचा करना चाहते, वह ऐसी बात पर जान दे सकते हैं। प्रयाग ने ताना मारा, उनका बड़ा पच कर रही हो भाभी, क्या सगाई की ठहर गई है? मुन्नी ने आहत कंठ से कहा, दादा तुम सुन रहे हो इनकी बातें और मुंह नहीं खोलते? इसे सगाई ही कर लूंगी तो क्या तुम्हारी हंसी हो जाएगी? और जब मेरे मन में यह बात आ जाएगी तो कोई रोक भी न सकेगा। अब इसी बात पर मैं देखती हूँ कि कैसे घर में शिकार जाता है। पहले मेरी गर्दन पर गड़ासा चलेगा। मुन्नी बीच में घुसकर गाय के पास बैठ गई और ललकार कर बोली, अब जिसे गणासा चलाना हो चलाए, बैठी हूँ। प्रयाग ने कातर भाव से कहा, हत्या के बल पर खेलती खाती हो और क्या? मुन्नी बोली, तुम ही जैसों ने बिरादरी को इतना बदनाम कर दिया है, उस पर कोई समझाता है तो लड़ने को तैयार रहते हो। उधर चौधरी गहरे विचार में डूब गए। दुनिया में हवा किस तरफ चल रही है, इसकी भी उन्हें कुछ खबर थी। कई बार इस विषय पर अमरकांत से बातचीत कर चुके थे। गंभीर भाव से बोले, भाइयों, यहाँ गांव के सब आदमी जमा हैं, बताओ अब क्या सलाह है? एक चौड़ी छाती वाला युवक बोला, सलाह जो तुम्हारी है वही सबकी, चौधरी तो तुम हो। प्रयाग ने अपने बाप को विचलित होते देख दूसरों को ललकार कर कहा, खड़े मुंह क्या ताकते हो? इतने जने हो तो क्यों नहीं मुन्नी का हाथ पकड़कर हटा देते? मैं गड़ासा लिए खड़ा हूँ। मुन्नी ने क्रोध से कहा, मेरा ही मांस खाओगे तो कौन हरज है, यह भी तो मांस ही है। और किसी को आगे बढ़ते न देखकर प्रयाग ने खुद आगे बढ़कर मुन्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से घसीटना चाहता था कि काशी ने उसे जोर से धक्का दिया और लाल आंखें करके बोला, भैया, अगर उसकी देह पर हाथ रखा तो खून हो जाएगा, कह देता हूँ। हमारे घर में इस गऊ मांस की गंध तक न जाने पाएगी। आए यहाँ से बड़े वीर बनकर। चौड़ी छाती वाला युवक मध्यस्थ बनकर बोला, मरी गाय के मांस में ऐसा कौन सा मजा रखा है जिसके लिए सब जने मरे जा रहे हो? गड्ढा खोद कर मांस गाड़ दो, खाल निकाल लो, वह भी जब अमर भैया की सलाह हो। हमको तो उन्हीं की सलाह पर चलना है, उनकी राह पर चलकर हमारा उद्धार हो जाएगा। सारी दुनिया हमें इसलिए तो अछूत समझती है कि हम दारू शराब पीते हैं, मुर्दा मांस खाते हैं और चमड़े का काम करते हैं, और हम में क्या बुराई है? दारू शराब हमने छोड़ दी। हमने क्यों छोड़ दी? सबने छुड़वा दी। फिर मुर्दा मांस में क्या रखा है? रहा चमड़े का काम, उसे कोई बुरा नहीं कह सकता, और अगर कहे भी तो हमें उसकी परवाह नहीं। चमड़ा बनाना बेचना कोई बुरा काम नहीं है। गूदड़ ने युवक की ओर आदर की दृष्टि से देखा, तुम लोगों ने भूरे की बात सुन ली तो यही सबकी सलाह है? भूरा बोला, अगर किसी को उजर करना हो तो करे। एक बूढ़े ने कहा, एक तुम्हारे या हमारे छोड़ देने से क्या होगा, सारी बिरादरी तो खाती है। भूरे ने जवाब दिया, बिरादरी खाती है? बिरादरी नीच बनी रहे, अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है।
गूदड़ ने भूरे को संबोधित किया। तुम ठीक कहते हो, लड़कों का पढ़ना ही ले लो। पहले कोई भेजता था अपने लड़कों को, मगर जब हमारे लड़के पढ़ने लगे तो दूसरे गांव के लड़के भी आ गए। काशी बोला, मुर्दा मांस न खाने के अपराध का दंड बिरादरी हमें न देगी, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। देख लेना, आज की बात सांझ तक चारों ओर फैल जाएगी और वह लोग भी यही करेंगे। अमर भैया का कितना मान है, किसकी मजाल है कि उनकी बात को काट दे। पयाग ने देखा अब दाल न गलेगी तो सबको धिक्कार कर बोला, अब मेहरियों का राज है, मेहरियां जो कुछ न करे वह थोड़ा। यह कहता हुआ वह गड़ासा लिए घर चला गया। गूदड़ लपके हुए गंगा की ओर चले और एक गोली के टप्पे से पुकार कर बोले, यहाँ क्या खड़े हो भैया, चलो घर, सब झगड़ा तय हो गया। अमर विचार मग्न था, आवाज उसके कानों तक न पहुंची। चौधरी ने और समीप जाकर कहा, यहाँ कब तक खड़े रहोगे भैया? नहीं दादा, मुझे यहीं रहने दो, तुम लोग यहाँ काट कूट करोगे, मुझसे देखा न जाएगा। जब तुम फुर्सत पा जाओगे तो मैं आ जाऊंगा। बहू कहती थी तुम हमारे घर खाने को भी नहीं कहते हो। हाँ दादा, आज तो न खाऊंगा, मुझे कै हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ तो आए दिन यही धंधा लगा रहता है। 2-4 दिन के बाद मेरी भी आदत पड़ जाएगी। तुम हमें मन में राक्षस समझ रहे होगे। अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, नहीं दादा, मैं तो तुम लोगों से कुछ सीखने, तुम्हारी कुछ सेवा करके अपना उद्धार करने आया हूँ। यह तो अपनी अपनी प्रथा है। चीन एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ बहुत से आदमी बुद्ध भगवान को मानते हैं। उनके धर्म में किसी जानवर को मारना पाप है, इसलिए वह लोग मरे हुए जानवर को ही खाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गीदड़ किसी भी को भी नहीं छोड़ते। तो क्या वह हमसे नीच हैं? कभी नहीं। हमारे ही देश में कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय मांस खाते हैं। वह जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं, उनसे तो कहीं अच्छे हो। उदर ने हंसकर कहा, भैया तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमसे कोई न जीतेगा। चलो अब कोई मुर्दा नहीं खाएगा। हम लोगों ने यह तय किया है। हमने क्या तय किया, बहू ने तय किया, मगर खाल तो न फेंकनी होगी। अमर ने प्रसन्न होकर कहा, नहीं दादा, खाल क्यों फेंकोगे? जूते बनाना तो सबसे बड़ी सेवा है। मगर क्या भाभी बहुत बिगड़ती थी? उदर बोला, बिगड़ी ही नहीं भैया, वह तो जान देने को तैयार थी। गाय के पास बैठ गई और बोली, अब चलाओ गणासा, पहला गणासा मेरी गर्दन पर होगा। फिर किसकी हिम्मत थी कि गणासा चलाता? अमर का हृदय जैसे एक छलांग मारकर मुन्नी के चरणों पर लौटने लगा। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का 6ठा भाग। जल्दी मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक आपका समय शुभ हो।